बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर है जिसमें बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम स्टडी करेंगे और इसके जो बेसिक पार्ट्स होंगे इस लेक्चर के, उनमें तीन चीज़ें कवर किया जाएगा। बेसिक जो टॉपिक्स होंगे, द फर्स्ट वन वुड बी बेसिक ऑपरेशंस, देन द सेकंड वन वुड बी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, एंड इन द थर्ड टॉपिक वी विल कवर कंप्यूटर कैटेगरीज। इनमें से मोस्टली चीज़ें आप लोगों को पता है, वो रिवाइज हो जाएंगी, और कुछ जो नई चीज़ें उसके बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। अगर किसी को किसी चीज़ की कोई क्लियर ना हो, कहीं पे कोई पॉइंट, तो वो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, तो आप फिर अनम्यूट करके वो पूछ लीजिएगा। तो कंप्यूटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ में डाटा एक वर्ड है जो बेसिकली क्या होता है, डाटा इज एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सूटेबल फॉर्म फॉर यूज विद अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिस चीज मतलब जो चीज़ यूज़ करता है उसको आप डाटा कहते हैं। सूटेबल फॉर्म से मुराद ये होता है कि डाटा को आप सर्टन टाइप्स में दे सकते हैं। जैसे करैक्टर्स जो हैं ABCD जी तक, ये करैक्टर्स हैं, तो इनकी टर्म्स में आप दे सकते हैं, या आप डिजिट्स की टर्म्स में दे सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4। और कुछ सिंबल्स हैं या साइंस हैं, जैसे हैशटैग का साइन है, अंडरस्कोर का साइन है, तो ये आपका क्या है, ये सूटेबल फॉर्म है। तो डाटा इज बेसिकली एनीथिंग इन अ सूटेबल फॉर्म फॉर यूज विद अ कंप्यूटर। उसके बाद आपके पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रेंडर्स टू प्रोसेस डाटा। जब आप डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। और इसको आप करते किस तरह से हैं, आपने अगर डाटा को प्रोसेस करना हो तो प्रोसेस करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है, और वो प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है, वो असल में किस तरह से होता है, वो आपके पास कंप्यूटर की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कंप्यूटर फॉलो करते हुए उस डाटा को प्रोसेस करता है। तो असल में आपके पास जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है वो उसका प्रोग्राम कहलाता है। अच्छा जी, अगर बेसिक काइंड ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो तीन तरह के कंप्यूटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज एनालॉग, एंड द सेकंड वन इज डिजिटल, एंड द थर्ड टेक्नोलॉजी इज बेसिकली हाइब्रिड। एनालॉग वो सिग्नल होता है जो कंटिन्यूस हो, जिसमें आपके पास ब्रेकेज ना हो। वो आपके पास क्या होता है जी, वो कंटिन्यूस होता है, उसमें आपके पास कोई ब्रेकेज नहीं होती। कैसे, और मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती हैं। लाइक एनालॉग में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, अगर हम 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज सारी काउंट करें, तो इवन जो आपके पास छोटी से छोटी वेरिएशन है वो भी उसके अंदर काउंट हो रही होती है, जो आपके पास एनालॉग का कंप्यूटर आ रहा है। जैसे हमने अभी साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, साइनोसाइडल वेव्स जो हैं वो आपके पास एनालॉग सिग्नल के तौर पर ट्रीट होती हैं। तो ये एनालॉग डाटा वो डाटा है जिसमें बेसिकली आपके पास हर तरह की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इनकॉर्पोरेट होती हैं एक सर्टन इंटरवल की। और इसको समझने के लिए ये इस तरह से कह लें कि आपका ये कंटिन्यूस डाटा होता है और इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, लाइक सेंसर्स के थ्रू हम टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, तो अच्छा, ये अटेंडेंस जो है ये मैं लास्ट पे कॉल करूँगा आज खुद। उससे पहले आप लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है चैट में, तो मैं लास्ट पे कॉल करूँगा, उसके बाद आप दीजिएगा अटेंडेंस जो अपनी है ना चैट में। अच्छा जी, इसमें ये है कि एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर एंड विच इज़ नॉट डिस्क्रीट और सेपरेट। डिस्क्रीट और सेपरेट में ये होता है कि आपके पास या तो मतलब जैसे हमारी बाइनरी कोडिंग होती है, बाइनरी कोडिंग में आपके पास या 0 होता है या 1 होता है, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं वैल्यूज़ की। लेकिन कंटिन्यूस यहाँ आपके पास जो डाटा आ रहा होता है, एनालॉग डाटा आ रहा होता है, इसमें आपके पास 0 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, लाइक पॉइंट्स में भी आपके पास जो वैल्यूज हैं उनके आने के भी चांसेस होते हैं। इसको समझने के लिए आप इस तरह से देख लें कि अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए उसके आपका वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, एक सर्टन स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है। तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर आपको क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। दीज क्वांटिटीज आर कंटिन्यूस एंड हैविंग एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ वैल्यूज। तो इसमें वैरायटी जो है वो इनफाइनाइट होती है एनालॉग सिग्नल्स के टर्म्स में। अब अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में आपके पास वैल्यूज जो हैं वो चंद वैल्यूज होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल्स, लेटर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। वो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक्स जो हैं वो आपके पास न्यूमेरिक यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से जो चल रहा होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई। और लेटर्स की अगर बात करें तो ए से लेके जी तक जो है वो आपके लेटर्स हैं। ये सब में होता क्या है, इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसमें कन्वर्ट किया जाता है आपके हर करैक्टर को बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास दो
पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। दो पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि आप सिग्नल्स देते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को आप जो सिग्नल देते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज या तो वो ऑन होता है सिग्नल या फिर ऑफ होता है। ऑन सिग्नल के लिए आप अगर 1 को सेट करते हैं बाइनरी कोडिंग में, और ऑफ सिग्नल के लिए अगर 0 सेट करते हैं, तो आपके पास असल में हर करैक्टर के लिए कम्बिनेशन बनता है, जिसको आप पास की कीज वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि उसमें होता क्या है कि आपके पास जो आपके पास ऑन एंड ऑफ के सिग्नल्स होते हैं वो आपको गवर्न करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि इनपुट क्या है आपकी उस वक्त ना। तो ये जो कंप्यूटर जब इस तरह का ऑपरेशन आपके पास ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको आप डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मली एन ऑन इज रिप्रेजेंटेड बाय a 1 एंड द सेकेंड वन इज ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ऑफ को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डिफरेंट है, आपके पास जो कोडिंग की टेक्निक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। और डिजिटल कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्रोसेस न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा मैंने आपको बताया, न्यूमेरिक में आपके पास जो डिजिट्स हैं डिजिट्स की वैल्यू आ जाती है, और नॉन न्यूमेरिक डाटा में आपके पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, अच्छा उससे पहले जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनकी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी लेट होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग। और उसकी रीज़न ये है कि डिजिटल में आपके पास जो सिग्नल्स की वो आपके पास स्लॉट है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन की स्लॉट है वो थोड़ी वाइड होती है एज कम्पेयर टू योर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में चूँकि वैरायटी ज़्यादा होती है इसलिए उनकी प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ होती है, वो जल्दी प्रोसेस करते हैं डाटा को। तो एनालॉग की स्पीड अच्छी होती है और डिजिटल की एक्यूरेसी अच्छी होती है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है। डिजिटल से बात ये है कि डिजिटल में आपके चांसेस कम होते हैं गलती होने के एज कम्पेयर टू एनालॉग। एनालॉग में चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें वैरायटी ज़्यादा होती है डाटा की। तो इन दोनों को मिला के फिर हम एक कंप्यूटर की जो है वो टाइप बनाते हैं जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में असल में क्या होता है कि हाइब्रिड में आपके पास जो स्पीड होती है वो आप एनालॉग की यूज़ करते हैं और जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होती है वो डिजिटल की यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हाइब्रिड इज बेसिकली combination of both technologies. The first one is analog and the second one is digital. और हाइब्रिड में आप क्या कर रहे होते हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे होते हैं। Hybrid is a combination of digital and analog computers. It combines the best feature of both types of computers. That is, it has the speed of analog computer and the memory and accuracy of digital computer. ठीक है जी। मेमोरी और एक्यूरेसी किस तरह से डिजिटल की अच्छी होती है, वो इस तरह से अच्छी होती है कि आपके पास इसमें हम बाइनरी कोड की फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो डाटा की स्टोरेज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही होती है। और जब आपने रिट्रीव करना है तो वो रिट्रीविंग भी आपके पास कदरे इजी होती है। जैसे अगर आप 10 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें तो वो एक डिफरेंट कम्बिनेशन बनेगा 0 और 1 का, और अगर आप 8 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी कोडिंग में तो वो बिल्कुल डिफरेंट कम्बिनेशन बनेगा। तो कम्बिनेशन के मिक्स होने के चांसेस आपके पास कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है डिजिटल कंप्यूटर के केस में, लेकिन स्पीड आपकी एनालॉग कंप्यूटर की ज़्यादा होती है। Hybrid computer are used mainly in specialized application where both kind of data need to be processed. Therefore, they help the user to proceed both continuous and discrete data. तो इसमें आपके पास continuous भी आ रहा होता है और discrete data भी आ रहा है। Continuous data अगेन मैंने आपको बता दूं कि जैसे आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, वेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आपके पास किसमें काउंट हो रही होती हैं, एनालॉग में काउंट हो रही होती हैं। इसके अलावा आप जितनी भी बाकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं या आप कुछ राइट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो आपका डिजिटल के तौर पर ट्रीट हो रहा होता है। तो कम्बिनेशन में आपके पास दोनों जो है वो आ रहे होते हैं, जिसको आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर कंप्यूटर के ऑपरेशंस की बात करें तो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन। 5 ऑपरेशन हैं जो बेसिक जो ऑपरेशन है। द फर्स्ट वन इज इनपुट। जब आप कोई डाटा इनपुट कर देते हैं तो उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट के तौर पर वो शो कर दिया जाता है। अब आउटपुट के बाद आपके पास डिज़ायर 2 है, एक ये है कि आप उसको स्टोर करना चाहें और एक ये है कि आप उसको स्टोर ना करना चाहें। अगर आप उसको स्टोर करना चाहें तो स्टोरेज की डिफरेंट डिवाइसेज होती हैं जिसमें रोम आती है आपके पास, या कुछ सर्टन इस तरह की और डिवाइसेस हैं जिनमें आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। और कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलर आपके पास बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, कंट्रोलर आपके डाटा किस तरफ मूव करेगा, यानी इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेसर्स की तरफ मूव करेगा, प्रोसेसर से आपके आउटपुट की तरफ जो मूव करेगा, इन सारी चीज़ों को आपके कंट्रोलर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे भी
ये कंट्रोलर्स किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिक 5 ऑपरेशन क्या हो गए हमारे पास, इनपुट होगी, इनपुट के बाद डाटा प्रोसेस होगा, डाटा प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट आएगी, आउटपुट के बाद आपका स्टोरेज होगा, स्टोरेज की ऑप्शन है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टोर द डाटा देन इट वुड बी स्टोर्ड इन सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोलर्स के थ्रू किया जाता है, जो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो इनपुट का ऑपरेशन है। इट इज़ प्रोसेस, input is basically what it is the process of capturing or acquiring the information, or it is the process of accepting data or information by using input to the computer can do any process। तो आपका जो acquiring है डाटा की या capturing है, ये आपकी input कहलाती है, और input को यूज़ करते हुए आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को ताकि वो प्रोसेस कर सकें। Information or data that is entered into a computer or computer device using an input device, तो वो आपका इनपुट कहलाता है। ठीक है जी। इनपुट डिवाइसेस में आपके पास लाइक माउस है, आपके पास कीबोर्ड है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो आप कैमराज होते हैं, इनके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं कि आप इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग का डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस नेचर का है, उसको आपने किस तरह से प्रोसेस करना है। तो ये बेसिकली आपका इनपुट कहलाता है। डाटा इज गैदर्ड मैनुअली, ऑटोमेटिकली और बोथ। मैनुअली यानी आप खुद एंटर करें, और ऑटोमेटिकली आप जब सेंसर वगैरह या इस तरह से कुछ गैजेट्स को यूज़ करते हुए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए अगर आप डाटा को ले रहे हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक डाटा कहलाता है। और बोथ का मतलब ये है कि आप मैनुअली भी उसको इनपुट कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली भी इनपुट कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अगर देखा हो तो आपके पास प्रोसेसिंग के बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे होते हैं, जिनमें लाइक अगर हम किसी जगह के पावर प्लांट की बात करें, जैसे यूनिलीवर की एग्जांपल ले लें। यूनिलीवर में जो मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, मशीन इंस्टॉल से मुराद ये है कि आपकी असेंबली हो रही है। लाइक अगर आपका साबुन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो साबुन मैन्युफैक्चरिंग में आपके बहुत सारे इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन सारे इक्विपमेंट्स में आपके डिफरेंट तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। कहीं पे आपके पास लेवल गेज लगे होते हैं, वो आपको लेवल बता रहे होते हैं कि सीरम का लेवल इतना है। कहीं पे आपके पास टेम्परेचर कंट्रोलर लगे होते हैं या टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, वो आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे रहे होते हैं। कहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपकी जा रही होती हैं कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल रूम में, CCR जैसे कि आप कहते हैं। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, और उन कंप्यूटर्स के ऊपर आपकी ये सारी वैल्यूज जो हैं वो शो हो रही होती हैं। तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, जो डिज़ायर्ड वैल्यू से बढ़ रही है वैल्यू या कम हो रही है, तो उसको फिर उसी हिसाब से प्रोसेस किया जाता है। ये स्काडा वगैरह के सिस्टम और इस तरह के जितने भी आपके पास PLC बेस्ड सिस्टम होते हैं, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। इस तरह से स्काडा जो है वो भी आपका एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप मैनेज कर रहे होते हैं प्रोडक्शन को और इस तरह की चीज़ों को। तो उनमें जो डाटा गैदर किया जाता है वो ऑटोमेटिकली भी हो रहा होता है और मैनुअली भी हो रहा होता है। ऑटोमेटिकली डाटा होके गैदर होके आपके पास जो है वो एक सेंट्रल रूम में जा रहा होता है, जहाँ पे आप कंप्यूटर्स में से वो डाटा देख रहे होते हैं कंप्यूटर के आउटपुट के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर इनपुट। The first one is data. The raw fact given to the computer is called data. Then we have programs. Program is basically the set of instruction that is being provided to the computer. That is basically for the direction of computer. कि आप कंप्यूटर को क्या डायरेक्शंस देते हैं वो उसके प्रोग्राम्स कहलाते हैं। कमांड्स क्या होते हैं, स्पेशल कोड्स और कीवर्ड्स दैट द यूजर इनपुट्स टू परफॉर्म अ टास्क। कमांड्स आपकी जो है वो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है यूज़र रिस्पांस। यूज़र रिस्पांस ये होता है कि जैसे हम ATM मशीन के ऊपर जाते हैं तो वो हम कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद हमारे पास पहली स्क्रीन के ऊपर आता है कि प्लीज़ एंटर योर पिन नंबर। तो हम क्या करते हैं कि अपना पिन को जो है वो एंटर करते हैं, उसके बाद वो आगे चलता है। तो जो आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन को आप देखते हुए डाटा पुट करते हैं वो आपका यूज़र रिस्पांस कहलाता है। The user's answer to the computer's question is basically called user response। ठीक है जी, तो ये यूज़र का रिस्पांस होता है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो है प्रोसेसिंग की बात करें, अगर ये इनपुट से रिलेटेड था, और अब अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग इट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। तो जब आप इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम। और प्रोसेस जो आपका होता है ये किसी ना किसी प्रोग्राम के थ्रू होता है। जैसे अगर
आपने कोई लैब का सेशन लिया हो तो लैब में आपको बेसिक अभी पहले पहले वाला प्रोग्राम करवाया होगा शायद, उसमें ये होगा कि आप सर्टन जो इनपुट्स हैं वो उसको प्रोग्राम को देते हैं या कंप्यूटर को देते हैं और वो आपको कुछ आउटपुट्स देता है स्क्रीन के ऊपर। जैसे अगर हम ट्रू और फॉल्स का एक सिंपल आपके पास प्रोग्राम हो तो आप ट्रू और फॉल्स के लिए पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेके अगर तो वो करेक्ट हो तो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है आपके पास यस, और अगर नॉन करेक्टेड हो तो नो आ जाता है। सिंपल एक प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोसेस हुआ डाटा, आपने जो इंटर किया वो इनपुट हुई, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग किसके अकॉर्डिंगली हुई, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग। और आपके पास उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद डाटा आपके पास आउटपुट के तौर पे शो हो जाता है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है इसमें, इट कॉज द कंप्यूटर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो मेमोरी में आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनमें हमारे पास दो तरह की मेमोरी हैं जो आपको आइडिया है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है और रीड ओनली मेमोरी दैट इज रॉम। तो कुछ डाटा आपके पास जो है वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के तौर पर प्रोवाइडेड होता है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो डाटा है वो आपके पास, या बायोस का डाटा जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस कहलाता है। और या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, मैक है, फलां है, तो वो आपके पास ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेमोरी में स्टोर्ड ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करते हुए आपकी प्रोसेसिंग होती है। परफॉर्म बाय, और ये होता सारा काम कहाँ पे है, सीपीयू में होता है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके पास ये सारे के सारे ऑपरेशन हो होते हैं जो आपके इनपुट डाटा को लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट के तौर पे शो करते हैं। The CPU has three basic parts. CPU के तीन parts हैं. The first one is ALU, जिसको आप arithmetic logic unit कहते हैं. Second one is control unit and the third one is input output unit. तो ये तीन बेसिक पार्ट्स हैं CPU के, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का आपको पता है, अरिथमेटिक मीन जिस तरह होती है, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि आप अगर अरिथमेटिक मीन की सिर्फ बात करें, उसमें आप क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को सम करते हैं, सम करने के बाद आप नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाती है। अरिथमेटिक से मुराद ये होता है अगर आप मैथ के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। मैथ के ऑपरेशंस बेसिक जो हैं वो आपके पास चार ऑपरेशन है, समेशन है, इसी तरह से माइनस कर रहे होते हैं आप, सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये चार ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अरिथमेटिक आपका काउंट होता है। और लॉजिकल यूनिट में ये है कि इधर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पास लॉजिकल यूनिट में आ रहे होते हैं। तो ये ALU है बेसिकली जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट आपका बेसिकली डायरेक्शन देता है डाटा को कि आपने किस तरफ से किस तरफ को मूव करना है। अगर आप कंप्यूटर को खोल के देखें तो कंप्यूटर के अंदर एक आपके पास मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर ही ये सारी चीज़ें माउंटेड होती हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं। वो आगे आएगा भी, उसमें आपको ये ज़्यादा चीज़ें बेहतर पता चल जाएंगी। तो कंट्रोल यूनिट आपका बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है कि जो इनपुट डाटा आया है उसको आपने प्रोसेस कहाँ पे करवाना है, और प्रोसेस करवाने के बाद आपने आउटपुट किन के थ्रू देनी है। ठीक है जी। और इनपुट आउटपुट यूनिट आपके पास, इनपुट यूनिट्स में आपके पास यूजुअली कीबोर्ड जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, और आउटपुट यूनिट्स में आपके पास जो है मॉनिटर्स हैं, तो इनको सिग्नल्स भी जो है वो CPU से आ रहे होते हैं। CPU बेसिकली आपका जो मास्टर माइंड है वो आपके पास कंप्यूटर का CPU होता है, जहाँ से सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं। थ्री basic parts of CPU are called ALU, control unit and input output unit. अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ही मैंने आपको बताया है, इसको दोबारा पढ़ भी लेते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कंप्यूटेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल कंपैरिजन ऑपरेशंस। तो कंपैरिजन ऑपरेशंस आ गए हमारे लॉजिकल यूनिट के अम्ब्रेला के अंडर, और अरिथमेटिक की अम्ब्रेला के अंडर हमारे पास आ गए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इस तरह से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, वो अरिथमेटिक जो हमारा पोर्शन है उसमें आ गए। तो ALU आपका जो CPU का पार्ट ALU है वो बेसिकली ये चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द सर्किटरी दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द प्रोसेसर एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर यूनिट विद इन। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका बेसिकली गाइड कर रहा होता है डाटा की ओरिएंटेशन को, इनपुट से के सिग्नल्स को लेके प्रोसेसिंग करवाता है, प्रोसेसिंग के बाद आपके आउटपुट के सिग्नल्स के तौर पे वो भेज देता है। ये आपका कंट्रोल यूनिट है, जहाँ पे आपके पास प्रोसेसिंग के अंडर आपके पास CPU आया, CPU के तीन यूनिट्स आए, जिनमें से ALU हमने पहले स्टडी किया, फिर अब ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के बाद
थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट आपके पास है इनपुट और आउटपुट यूनिट। द कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कंट्रोल हो रही हैं, और आउटपुट डिवाइसेस आपके पास जहाँ पे कंट्रोल हो रही हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो पोर्शन आपके पास सीपीयू का कहलाता है कि इनपुट आउटपुट यूनिट। अच्छा जी, अब अगर कंप्यूटर की आउटपुट की बात है, अभी तक हमने दो चीज़ें जो बेसिक हमारे पास 5 ऑपरेशन से कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है, यानी इनपुट हमने डिस्कस कर लिया, प्रोसेसिंग डिस्कस कर लिया। अब कंप्यूटर के जो तीसरा ऑपरेशन है बेसिक, वो है कंप्यूटर आउटपुट। तो कंप्यूटर आउटपुट इज बेसिकली इट इज द रिजल्ट विच कम्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और इट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। तो आउटकम ऑफ द प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड आउटपुट। तो आपके पास जब आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो भी डाटा बना वो आपके पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर की आउटपुट कहलाता है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो चीज़ बाहर आपको डिस्प्ले हो रही है या रिपोर्ट की फॉर्म में आ रही है, या जिस तरह से भी आपके पास अगर कोई आउटपुट पैरामीटर की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो आपकी कंप्यूटर आउटपुट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास रिपोर्ट है, म्यूजिक है, ग्राफिक्स है, या वीडियो क्लिप्स हैं, तो ये आपके पास सारी की सारी आउटपुट की डिवाइस एग्जाम्पल है। इसके बाद है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट में हार्ड कॉपीज भी आपके पास आ सकती हैं और सॉफ्ट कॉपीज भी आ सकती हैं। हार्ड कॉपीज में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू आप उसको प्रिंट करके ले आते हैं, जैसे हम किसी कागज़ के ऊपर किसी रिपोर्ट को प्रिंट कर लें, तो वो पेपर प्रिंटिंग जो है वो आपकी हार्ड कॉपीज कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि वो अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आती है। जैसे आपके पास बुक शेयर किया जाता है, आपको प्रेजेंटेशन शेयर की जाती है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और बाय अदर नॉन परमानेंट मीन्स, तो वो परमानेंट मीन नहीं है बल्कि किसी आप स्क्रीन या आउटपुट डिवाइस की आपको ज़रूरत होगी उसको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में भी आपके पास कंप्यूटर की आउटपुट्स आ सकती है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो सॉफ्ट कॉपी है इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर लें, यूएसबी के थ्रू कर लें, या इस तरह से भी। और हार्ड कॉपी को आपको जो है वो फिजिकली अगर आपने ट्रांसफ़र करना भी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो आपको फिजिकली ट्रांसफ़र करना पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी को आप सॉफ्ट मीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट्स, ये डिफरेंट आउटपुट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, जिनमें हार्ड कॉपीज आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं और सॉफ्ट कॉपी के जो मीडियम्स हैं वो आपके पास राइट साइड पे हैं, जिनके ऊपर एसडी कार्ड है, यूएसबी है, डिस्क हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ आउटपुट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया है, ये मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब है जी हमारे पास स्टोरिंग का जो चौथा प्रोसेस था हमारे पास। 5 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ कंप्यूटर में इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया, अब है स्टोरिंग। स्टोरिंग इज बेसिकली रिटेंशन ऑफ डाटा, आप रिटेन कर रहे हैं डाटा को, तो इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग और रिटेनिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन सो दैट द यूजर कैन रिटेन और रिट्रीव इट व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। तो आप सर्टन क्या करते हैं उसमें अंदर सेव कर लेते हैं। जैसे अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो मैंने आपके नंबर जो हैं वो मैंने इनपुट कर दिए। अब मैं जब भी वो शीट खोलूंगा तो मेरे सामने आपको जो मार्क की हुई मार्किंग है वो मेरे सामने बिल्कुल आ जाएगी। तो ये क्या किया मैंने, स्टोर करवा दिया उस डाटा को। स्टोर करवा दिया किसके अंदर, कंप्यूटर की आपकी मेमोरीज हैं डिफरेंट, उन मेमोरीज में मैंने उसको स्टोरेज करवा दिया। तो ये स्टोरिंग कहलाता है। और आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी टाइम। रिट्रीव करना होता है कि आपके पास उसको दोबारा आप उसको एज इट इज़ जो है वो दोबारा उसको देख सकते हैं या उसको हासिल कर सकते हैं, ये रिट्रीविंग कहलाता है। कैपेबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग, तो आप इसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग में करेंगे भी, लैब में भी करेंगे और थ्योरी की क्लास में भी करेंगे। वो आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपके पास आउटपुट देगा। स्टोरेज आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन मेमोरी। ठीक है जी। अच्छा अब है आपके पास कंट्रोलिंग, जो फिफ्थ ऑपरेशन है और लास्ट ऑपरेशन है कंप्यूटर ऑपरेशंस का, वो है आपके पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म। इनपुट से आपने डाटा लेना है, प्रोसेस करवाना है, और इस बस बार्स को यूज करते हुए या इस लाइन के थ्रू आपने आउटपुट को देना है। ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे हो रही होती हैं, ये सारी चीजें आप कंट्रोलिंग यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक 5 ऑपरेशन आ गए। अब अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर बेसिकली क्या है, हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर।
जिसका कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो, वो आपके पास हार्डवेयर कहलाता है। जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, टेंजिबल चीज़ मतलब ये है जिसको आप छू सकें, दैट इज़ योर हार्डवेयर। ठीक है जी। तो ये हार्डवेयर क्या है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हो कंप्यूटर का, कोई भी पार्ट जो फिजिकल स्ट्रक्चर रखता हो वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है जी? सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको आप, टेंजिबल तो नहीं है वो, नॉन टेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते, बल्कि वो क्या करेगा, दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके हार्डवेयर को गाइड करती हैं कि आपने किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है। It is what guides that hardware and tells it how to accomplish each task. तो सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर ही आप क्या कर रहे होते हैं, सारे के सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अकॉम्प्लिशिंग आपकी जितनी भी है टास्क की, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही होती है। और वो हो किसके मतलब उसके एग्जीक्यूशन पैरामीटर क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन आपकी वो हार्डवेयर के अंदर ही हो रही होती है, जो टेंजिबल पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर बेसिकली। तो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती हैं, वो सॉफ्टवेयर से मिलती हैं। ये बेसिक यूनिट है आपके पास कंप्यूटर का, जिसमें आपके पास ये सिस्टम का यूनिट है, ये स्पीकर्स हैं साइड पे, और ये मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। अच्छा जी, सिस्टम यूनिट की अगर बात करें, ये जो हमारे पास सिस्टम यूनिट है, ये इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द सिस्टम यूनिट इज द कोर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कंपोनेंट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, व्हिच एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। तो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर इज योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारे प्रोसेस जो हैं वो इसी के अंदर अकॉम्प्लिश होते हैं। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, वही आपका बेसिक कंप्यूटर होता है। अनदर कंपोनेंट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। रैम आपके पास डिफरेंट होती हैं, जिनके अंदर आप रैंडम एक्सेस मेमोरीज के तौर पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो वक्ती तौर की इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको आप स्टोर करते हैं और वहाँ से रिट्रीव करते हैं। रैम की आपके पास स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोम। रैम के अंदर जो आपके पास डाटा स्टोर होता है वो उसको आप जल्दी रिट्रीव कर लेते हैं एज कम्पेयर टू रोम, विच टेम्परेरीली स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट द सीपीयू यूजेस व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो रैम का ऑपरेशन बंद हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरी अदर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द सिस्टम यूजिंग केबल्स। केबल्स आपके पास, अगर आप इसके नेटवर्किंग देखें, जैसे कि ये आगे वैसे ही है दिखाया जाएगा। ये जैसे ये केबल्स हैं, ये पावर सप्लाई की केबल्स हैं जो आपके पास सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए या आपके पास जो बेसिक करंट के फ्लो के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो डाटा के फ्लो के लिए भी आप बस बार्स को यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप कुछ केबल्स के थ्रू उस डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इनसाइड योर सेंट्रल प्रोसेसिंग, इनसाइड योर सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जो है आप वो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन केबल्स के थ्रू या इस तरह से पार्ट्स के थ्रू, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उन्हीं केबल्स के थ्रू या बस पार्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर केस की बात करें तो कंप्यूटर केस आपको आइडिया होगा ही। कंप्यूटर केस आपके पास जो जहाँ पे आपके पास सीपीयूज और ये मदरबोर्ड जहाँ पे इंस्टॉल होता है, या सारी जो चीज़ें जहाँ पे इंस्टॉल्ड होती हैं आपका सिस्टम यूनिट की, वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर केस कहलाता है। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, एक टावर है और एक डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप आपका लेड फॉर्म में होता है, यानी वो इस फॉर्म में होगा तो वो डेस्कटॉप कहलाएगा, अगर वो खड़ी हुई फॉर्म में है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टावर केसिंग कहलाएगा। ये केसिंग हैं जिसके अंदर आप सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। इन कंपोनेंट्स में आपके पास मदरबोर्ड भी आ जाता है, आपके पास सीडी रोम्स भी आ जाते हैं, और आपके पास इसके बाद यूएसबी के डिफरेंट पोर्ट्स आ जाते हैं, बीजीए का पोर्ट आ जाता है, या प्रिंटर का पोर्ट आ जाता है। तो ये केसिंग में आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल हो रही होती है। ठीक है जी। अब जो कंप्यूटर का कंपोनेंट में अगला पार्ट आता है वो है आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपकी बेसिकली पूरे के पूरे सिस्टम को पावर प्रोवाइड कर रही होती है, यूज टू सेंड पावर टू ऑल ऑफ द अदर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सो दैट दे कैन ऑपरेट। तो आपकी पावर जो है, बेसिक पावर, वो आप यहाँ पे पावर केबल लगाते हैं सप्लाई के अंदर, और यहाँ से होता क्या है, यहाँ से आपके पास ये पावर सप्लाई अंदर ट्रांसफार्मर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स किस्म का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें से बहुत सारी आपके पास वायर्स बाय जा रही होती हैं, और हर वायर आपके पास पावर दे रही होती है। पावर की आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं, ये जो आपके आगे टर्मिनल्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये कितनी पावर आगे जा रही है। तो फर्ज करें हमारे पास अगर पावर आपके पास 100 यहाँ पे आ रही है, जो इनिशियल आपने दी है,
तो जिस जिस कंपोनेंट को जितनी पावर चाहिए होती है वो पावर सप्लाई के थ्रू मैनेज हो रही होती है। So two types of power supplies are there. The first one is advanced technology and the second one is advanced technology extended. Advanced technology और advanced technology extended में mainly जो फ़र्क ये है वो आपके पास हीट सिंक्स का है। हीट सिंक्स का अगर आपको आइडिया तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जी। अली रजा का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज हो रहे हैं, 2-3 लोगों ने किया है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मेरे ख्याल में गलती से हो गया। चलें जी, एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास वो फैन को आप रिप्लेस, जो कूलिंग कूलिंग फैन है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं एक पेस्ट के साथ। वो पेस्ट क्या होती है? वो पेस्ट आपकी थर्मोसेटिंग पेस्ट होती है। थर्मोसेटिंग से बना दी है कि वो आपकी हीट को ऑब्जॉर्ब करती है। थर्मोसेटिंग पेस्ट कह लें उसको, या आप ये कह लें कि वो हीट सिंक है, तो हीट सिंक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, इसमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज़ किया जा रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर चलें तो हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू आपने देखा होगा जहाँ पे इंटेल लिखा होता है, अगर आप कंप्यूटर को खोल के देखें तो जहाँ पे इंटेल लिखा होता है और उसकी बाकी कुछ नॉमेनक्लेचर लिखा होता है, वो इस पे वो आपके लिए क्या होता है? बेसिकली वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चिप इन द कंप्यूटर। इंटेल तो कंपनी है, तो बेसिकली आपके पास सीपीयू जो है वो आपके पास मेन ब्रेन होता है, जिसमें अगेन अगर बात करें, मैं रिमाइंड करवाऊँ आपको, तो वो 3 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। इनपुट ले रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है और आउटपुट दे रहा होता है। तो ये आपके पास क्या होता है? ये 3 पार्ट आपके पास, जिसमें ALU जो है, ALU आ रहा था और कंट्रोलिंग यूनिट आ रहा था और इनपुट आउटपुट यूनिट्स आ रहे थे। ये 3 बेसिक पार्ट्स आपके पास यहाँ पर कनेक्टर्स होते हैं। इसके नीचे ये वाली जो आपके पास कोर होती है, इस कोर के नीचे आपके पास डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं और इन कनेक्टर्स को आप क्या कर रहे होते हैं? यूज़ करते हुए सारी की सारी प्रोसेसिंग करवा रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर। ये CPU परफॉर्म्स द सिस्टम्स कैलकुलेटिंग द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस और कैलकुलेशन दोनों को परफॉर्म कर रहा होता है आपका सीपीयू। सीपीयू फैन आपके जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये फैन माउंटेड होता है जो सीपीयू को ठंडा रखता है। ये कोर होती है, ये फिन्स होते हैं। असल में बेसिकली यहाँ पे आपके पास वो चिप पड़ी होती है जो सीपीयू कहलाती है, उसके ऊपर ये फिन्स हैं। फिन से मुराद ये होता है जो एक्सटेंडेड सर्विसेज हैं। एक्सटेंडेड सर्विसेज को अगर आप समझना चाहें तो वो ये होती हैं कि जैसे अगर आपने बाइक के उसके इंजन की बात करें तो उसके बाहर आपके पास फिन्स लगे होते हैं, एक्सटेंडेड सर्विसेज होती हैं। फिन्स लगे होते हैं, वो होता क्या है कि जब उसमें से एयर गुजरती है तो बाइक के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट आपकी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है इसके थ्रू, कंबस्शन के थ्रू, जिसमें आप फ्यूल को बर्न करते हैं तो आपके पास पावर भी मिलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? आप उन फिन सर्फेस के ऊपर या एक्सटेंडेड सरफेस के ऊपर से एयर को पास ऑन करवाते हैं। तो एयर के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि वो चीज़ ठंडी हो जाती है और बाकी एयर जो है उस हीट को लेकर बाहर चली जाती है। यही कॉन्सेप्ट, चूंकि हीट आपकी डिपेंड कर रही होती है एरिया ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे, उतना हीट का ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो उन 2 चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक तो आप एयर का फ्लो मेंटेन करते हैं, जिसको आप ये फैन के थ्रू मेंटेन कर रहे होते हैं। दूसरा आपके पास होता है एक्सटेंडेड सर्विसेज। एक्सटेंडेड सर्विसेज आपके एरिया को बढ़ा रही होती है। तो ये आपके पास बेसिकली कूलिंग फैन जो है वो कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो 2 तरह की मेमोरीज हैं आपके पास, रैम है और रोम है। रैम इज बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज ऑफ टेम्परेरी इन नेचर। whenever you are going to use your computer, the first memory that is being interacted is your RAM। तो रैम के थ्रू आपका डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी की दूसरी जो टाइप है वो रोम है, जिसको हम इसके बाद देखेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट इन केस ऑफ रैम this storage and controlling is basically done, sorry, this store of information and electronic signal is basically stored when your computer is on. When you are going to off your computer, the random access memory will be deleted। और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये रीसेट हो जाती है, रैम जो है ये आपकी रीसेट हो जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। कंप्यूटर को अगर आप खोलें तो आपके पास स्लॉट्स होती हैं डिफरेंट, जिनके अंदर रैम्स को इंसर्ट किया होता है।
सबसे मेन चीज़ जो होती है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि सारे के सारे सर्किट्स होते हैं और आपके जितने भी ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं ये उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। मदरबोर्ड की अगर आपके साथ ये इस तरह का मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर स्लॉट्स बनी होती हैं, जैसे ये जो स्लॉट्स हैं ये DDR रैम की स्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपकी स्लॉट्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगी। ये सॉकेट 939 जो है ये कनेक्टर की सॉकेट है जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर जो है वो माउंट होता है। सेम इसी तरह से आपके पास बैक पैनल कनेक्टर्स होते हैं जिसमें ईथरनेट का कनेक्टर आ गया और इस तरह के बहुत सारे और कनेक्टर्स होते हैं। PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स होती हैं, इसके अलावा USB की स्लॉट्स आ गई हैं आपके पास। ये ये बेसिकली आपके पास सारी की सारी चीज़ें एक बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती हैं जिसको आप मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसको अगर देखें, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड योर मदरबोर्ड। ऑल की इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर प्लग इनटू द मदरबोर्ड। ये आपने प्लग किए होते हैं किसके अंदर? मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड में आपके पास CPU आ गया, चिपसेट्स आ गया, रैम्स आ गई, रोम आ गई, आपके पास बायोस आ गया, बसेस आ गई और पोर्ट्स आ गए। तो ये डायरेक्टली अटैच हुए होते हैं किसके साथ? आपके मदरबोर्ड के साथ। जैसे अगर आपने देखा हो कंप्यूटर की बैक साइड के ऊपर इस तरह के पोर्ट्स आपके पास बाहर नजर आ रहे होते हैं, ये असल में आपके पास इंटीग्रेटेड पोर्ट्स होते हैं जो अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। जिसमें कीबोर्ड के पोर्ट्स और माउस के पोर्ट पहले इस तरह से आते थे, अभी तो USB पोर्ट्स आ रही हैं। तो USB पोर्ट्स में ही आपके पास इसको माउस को और कीबोर्ड को अटैच करने की लेवरेज होती है। इसके अलावा इथरनेट का पोर्ट होता है, प्रिंटर का पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, यानी इस तरह की जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे के सारे मदरबोर्ड के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं। और आप इनको आपने चाहे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को मतलब प्लग इन करना हो या आपने अंदर ही मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट रैम, CPU और इस तरह की चीज़ों को माउंट करना हो तो आप मदरबोर्ड के अंदर ही प्लग इन करते हैं। मदरबोर्ड एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्ट कैसे होती है? सर्किट्स के थ्रू कनेक्ट होती है। जो सर्किट्स आपने यूजुअली मेरे ख्याल में जो सर्किट के बेसिक आपने वो पढ़ा होगा, कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने ये चीज़ें देखी भी जिनमें सर्किट बोर्ड्स आप बनाते हैं। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क इज योर बेसिकली स्टोरेज डिवाइस जिसमें आपके सारे का सारा डाटा स्टोर होता है। मैग्नेटिक आपके पास डिस्क होती हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं मेटल केसिंग के साथ। तो ये अंदर वही छोटे छोटे डिस्क होती हैं जिस तरह से पहले की फ्लॉपी डिस्क आती थी, लेकिन ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं और इसकी इसकी जो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क की एज कम्पेयर टू योर फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर जिस तरह आपके पास CD रैम और रोम CD रोम आपके पास आ रहे होते थे या आपके पास CD रिकॉर्डर आ रहे होते थे। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास उसको रीड भी किया जा रहा होता है। अगर आप कोई CD उसके अंदर डालते हैं या कोई भी इनपुट डिवाइस आप उसके अंदर डालते हैं तो वो उसको रीड भी कर सकता है और अगर वो एडिटेबल है तो वो उसको एडिट भी कर सकता है और अगर आप रिकॉर्डर है तो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ये बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहलाती हैं आपकी। ऑप्टिकल डिस्क सिंपल जो पहले वाले डिस्क आती होती थी वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाती थी। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो हैं ड्राइव्स के थ्रू आप उस डिस्क को ऑपरेट कर रहे होते थे, चाहे आप उसके ऊपर डाटा स्टोर कर रहे हैं या उसे रिट्रीव कर रहे हैं, वो आपका सारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के थ्रू हो रहा था। इसके बाद वीडियो कार्ड आपके बेसिकली वीडियो को आपका कंप्यूटर अगर वीडियो की आउटपुट देता है तो वो इस कार्ड के थ्रू देता है। ये सर्किट होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के आपने एक सर्किट बनाया होता है जिसको आप वीडियो कार्ड कहते हैं। ये भी आप इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर। तो ये डिस्प्ले की कैपेबिलिटीज होती है, यानी आपका सिस्टम जो डिस्प्ले देता है वो बेसिकली वीडियो कार्ड की वजह से देता है। तो पिछले जो पुराने कंप्यूटर होते थे डेस्कटॉप, जब आपके ये लैपटॉप का इतना ट्रेंड नहीं था तो उसमें यूजुअली वीडियो कार्ड आपका जिसको हम कहते थे उड़ जाता था या जल जाता था। तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास जो डिस्प्ले है वो डिस्टॉर्टेड आता था या बिल्कुल आना बंद हो जाता था। तो वीडियो कार्ड के थ्रू आपके पास डिस्प्ले आ रहा होता है। साउंड कार्ड के थ्रू आपके पास साउंड की आउटपुट आ रही होती है। जितना भी आपके पास आउटपुट साउंड आ रहा है स्पीकर्स के थ्रू आ रहा है या बेल्ट एंड स्पीकर्स के थ्रू आ रहा है, वो आपके पास किसके थ्रू आ रहा है? साउंड कार्ड के थ्रू आ रहा है। यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनको सिर्फ आप कंपैक्ट कर देते हैं ज़रा अपने किस केस में, ये जो आपके लैपटॉप्स होते हैं उनके केस में आप इनको ज़रा कंपैक्ट कर देते हैं। बाकी बेसिक कंपोनेंट्स यही होते हैं। साउंड कार्ड जो है वो साउंड की आउटपुट के कंट्रोल कर रहा होता है और ये माउंट किस चीज़ पे हो रहा होता है? ये भी मदरबोर्ड के ऊपर माउंट हो रहा है। इसके बाद अगर मॉडम की बात करें तो मॉडम बेसिकली मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्ले कर रहा होता है। यानी आपके पास जो घरों में वाईफाई मॉडम लगा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है? आपकी फ्रीक्वेंसीज की मॉड्यूलेशन कर रहा होता है और डीमॉड्यूलेशन कर रहा होता है। तो मॉडम आप सिंपल ये समझ लें, इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट
enables a computer to transfer data over for एग्जाम्पल टेलीफोन और केबल लाइंस। तो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो है वो मॉडेम के थ्रू आपके पास हो रही होती है। मॉनिटर डिस्प्ले के लिए ये यूज़ होता है, ये तो मेरे ख्याल में अभी आइडिया होगा आपको। अदर कंपोनेंट्स में आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं जिनमें कीबोर्ड और माउस है, आउटपुट डिवाइसेज में प्रिंटर और स्पीकर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास बेसिकली लिनक्स होता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आईफोन वगैरह में और आईपैड्स में यूज़ होता है। इसके अलावा विंडोज़ है, विंडोज़ आपके पास यूजली जो जिस तरह हम विंडो 10 कर रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आपके पास सेम इसी तरह से लिनक्स भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए उसके बाद कंप्यूटर की अगर कैटेगरीज की बात करें तो कंप्यूटर को पावरफुल क्या बनाती है चीज़, तीन चीज़ें उसमें बेसिकली हैं, एक उसकी स्पीड है, एक रिलायबिलिटी है और एक स्टोरेज है। स्पीड कितनी जल्दी वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है वो आपकी स्पीड कहलाती है। रिलायबिलिटी क्या है, क्या ह्यूमन एरर की वजह से उसमें पॉसिबिलिटीज़ मतलब फेलियर होने के चांसेस अगर कम है तो वो ज़्यादा रिलायबल है, अगर ज़्यादा चांसेस हैं फेलियर होने के तो रिलायबिलिटी कम है कंप्यूटर की। और स्टोरेज की अगर बात करें तो जितनी ज़्यादा अमाउंट को वो स्टोर कर सकता है उतनी उसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी उस कंप्यूटर की कैटेगरीज की बात करें, मोबाइल कंप्यूटर हैं जिनमें आपके पास स्मार्टफोन्स हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आपके पास मोबाइल कंप्यूटर हैं जिनको आप चलते चलते ही कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये मोबाइल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर हैं जिनमें आपके पास माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, तो उनको आप माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। जैसे आपके लैपटॉप हैं या इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, तो ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स, फिर आ जाते हैं मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर में आपके पास जो पहले डेस्कटॉप और टावर के कंप्यूटर्स आते थे उनको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं, या जिसमें आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स और कनेक्ट हो सकते हैं उनको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। अब अगर मेन फ्रेम्स की बात करें, जिस तरह हमारा यहाँ पे डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर को अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो पीछे पूरे का पूरा एक सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास इनपुट्स भी आ रही होती हैं और आउटपुट्स भी आ रही होती हैं, जिसके थ्रू आप पूरे का पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं इस कैंपस के ऊपर। तो वो आपके पास जो डाटा सेंटर आ रहा है वो मेन फ्रेम्स आ रहा है। और सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो जिस तरह हम गूगल को एक्सेस करते हैं, तो गूगल के जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है वो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो गूगल के जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं जो उनके बेसिक मतलब हेड में है, गूगल हेड में जितने भी कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हैं वो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आपके पास डाटा रिट्रीव भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर जो हैं इज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बाय व्हिच अ कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नॉर्मल यूसेज, being able to use a computing device even when being mobile and therefore changing the location। तो लोकेशन चेंज भी हो रही हो तो आप इसको यूज़ करते रहते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है कि आपके टैबलेट्स हैं या आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास आ जाते हैं मोबाइल कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो माइक्रो कंप्यूटर्स इज बेसिकली स्मॉल रिलेटिवली inexpensive computer with a microprocessor as its central processing unit। सेंट्रल सीपीयू के तौर पे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। यानी जो सादा कंप्यूटर्स हमारे होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह आप चलाते चलाते उनको लेके नहीं जा सकते, वो आपको माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर आपके यूज़ हो रहे थे डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, तो वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। जिसमें टावर पीसी है, मिड टावर पीसीज हैं, मिनी टावर पीसीज हैं, सर्वर्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स जिनमें डेस्कटॉप और लैपटॉप्स हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर कैटेगरीज ये कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जिनको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। ये सिंपल डिफरेंसेस हैं जो आपको इजीली पढ़ने से पता चल जाएंगे, जिनमें पहला जो कंपैरिजन किया गया वो डेस्कटॉप और लैपटॉप के दरमियान किया गया। दूसरा कंपैरिजन आपके पास लैपटॉप, नोटबुक और नेटबुक के दरमियान किया गया। इसको देख लीजिएगा। साइज़ का बेसिक पैरामीटर हो गया, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होगी, इसके अलावा प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी, यूजेज हो गया और एसेसरीज होगी। ये आपके पास लैपटॉप, नोटबुक और नेटबुक की जो फिजिकल फॉर्म है वो इस तरह से होती है। लैपटॉप का साइज़ आपके पास थोड़ा बड़ा होता है, नोटबुक का इससे कम होता जाता है और नेटबुक जो है बिल्कुल आपके पास छोटी होती है। सेम इस तरह से जब आप इसके साइज़ को चेंज करते जाएंगे तो इसके कुछ ऑपरेशन जो हैं वो लिमिटाइज होते जाएंगे, यानी कम ऑपरेशन परफॉर्म करती जाएगी। लैपटॉप ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता होगा, नोटबुक उससे कम, और नेटबुक आपकी फर्दर जो है वो कम कर रही होगी। आपने अगर किसी ने किंडल वगैरह का अगर कॉन्सेप्ट देखा हो तो किंडल में आप स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज को ही एक्सेस करते हैं, तो वो भी एक टाइप है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों को कंपेयर किया गया बड़ी डिटेल से इसी में, इसको आप देख लीजिएगा। किसी को क्यूरी होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। और वर्क स्टेशन की बात करें तो वर्क स्टेशन में आपके पास क्या होता है कि ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है
जिसमें आप अगर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। ये कंप्यूटर है लेकिन मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपके यूज़ हो सकते हैं। इसको आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैड कैम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज कॉल्ड कैड एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड कैम। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। अच्छा जी, मिनी कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसमें आपके पास जैसे कंट्रोल यूनिट सीसीआर है, सीसीआर में आपके पास डिफरेंट जगह से इनपुट आ रही होती है और डिस्प्ले एक जगह पे हो रहा होता है, तो वो आपके पास मिनी कंप्यूटर कहलाता है। मिनी कंप्यूटर में आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते बल्कि डिस्प्ले ले रहे होते हैं और कंट्रोलिंग उसके पीछे ये जो इस तरह ये यूनिट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी और इनमें आप कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकेंगे बाय मीन्स ऑफ योर इनपुट डिवाइसेस। मेन फ्रेम की बात करें तो इस तरह की कैबिनेट्स होती हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारी नेटवर्किंग की केबल्स आ रही होती हैं और ये बेसिकली आपके पास कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो हर पार्ट आपके पास एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये मेन फ्रेम्स कहलाते हैं जिसके थ्रू आप पूरे पूरे प्लांट के डाटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्लांट से मुराद पूरे पूरे प्रोडक्शन प्लांट्स, जैसे यूरिया का अगर प्रोडक्शन प्लांट है तो उसके पूरे के पूरे प्लांट के ऑपरेशंस को आप यहाँ पे उसकी इनपुट्स भी ले रहे होते हैं, कंट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। कैसे आगे किस तरह से ट्रांसफर होता है वो एक पूरी की पूरी स्कीम है, लेकिन मेन फ्रेम में आपके पास लार्ज साइज हो जाता है और इसकी प्रोसेसिंग और डाटा कॉम्प्लेशिंग जो है या डाटा परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जैसे गूगल्स के कुछ कंप्यूटर्स हैं, गूगल का जो मेन स्टोरेज एरिया है वो आपके पास क्या कहलाता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है और इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है अमंग योर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। यूजेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस टास्क इन्वॉल्विंग इंटेंस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग, फ्लड डायनेमिक्स, न्यूक्लियर सिमुलेशन एंड सो ऑन। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी आप सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें आप उस लेक्चर से रिलेटेड। लेकिन जो दो चीज़ें मैंने आपको असाइन की है जिसमें डेस्कटॉप का कंपैरिजन है आपके पास लैपटॉप के साथ, लैपटॉप नोटबुक और नेटबुक का कंपैरिजन है तीनों का, वो आप काइंडली देख लीजिएगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी की क्यूरी होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पूरे लेक्चर से अगर किसी का कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सुपर कंप्यूटर का वाला दोबारा बता दें। सुपर कंप्यूटर आप इस तरह से समझ लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट मुराद ये है कि इनकी प्रोसेसिंग सबसे स्पीडी है, इनके पास डाटा एक्विजिशन सबसे स्पीडी है। यानी अगर हम गूगल को, गूगल इज बेसिकली योर सर्च इंजन, लेकिन सर्च इंजन भी किसी ना किसी स्टोरेज के ऊपर बेस कर रहा है ना, तो आपका वो जो स्टोरेज है वो आपका बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स की फॉर्म में है। गूगल में आप सिर्फ एंट्री करते हैं और फौरन आपके पास इल्मन मिलियंथ ऑफ सेकंड में, या आप माइक्रो सेकंड की भी अगर बात ना करें, मिलियंथ ऑफ सेकंड में आपके पास डाटा रिट्रीव हो जाता है। जो भी आप डाटा लिखना चाहें, जो सर्च करेंगे वो आपके पास वहां से रिट्रीव हो जाता है। वो जहां से रिट्रीव होता है वो आपके पास सुपर कंप्यूटर कहलाता है, जहाँ पे गूगल का बेसिक यूनिट है, जहाँ पे स्टोरेज हो रही है। तो वो आप सुपर कंप्यूटर इज बेसिकली योर टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर, जिसमें आपके पास प्रोसेसिंग सबसे तेज है, आपके पास डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे तेज है, रिट्रीविंग की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो सबसे तेज है। थैंक यू सर। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछना।